Good afternoon, students. This is Sita ma'am again here, and to complete the chapter today, I'll try to complete the chapter "The Rise of the Small Kingdoms in the North India." Till Palas, I have explained, children. Okay, now we'll move on to Rashtrakutas. Let's begin. This was also called as Gujar Pratiharas. Sorry, it is Pratiharas, and probably because they were originated from the Gujarat, they ruled over Gujarat and southwest Rajasthan. That's the area it has been discovered. The southwest near Rajasthan, okay, and western Rajasthan. The founder of Pratihara's empire was Nagabhatta, and the finest ruler of the this dynasty was मीर भोज. I again told you कि जो सबसे महान राजा होता है उनको ही हमेशा याद रखा जाता है. एंड कॉन्कर्ड ओवर कन्नौज. कन्नौज मैंने आपको बताया था एक वीडियो भेज के कि कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये गंगा के आसपास होने, गंगा एरिया के आसपास होने के कारण यहाँ पे अच्छी उपज होती थी. तो कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट था जो सबको ज़रूरत थी. आई मीन तीनों किंगडम्स को. ओके, देन द कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में मैं आगे और पढ़ाऊँगी. द कंटिन्यूस battle weakened the Pratiharas empire and it broke into number of smaller kingdoms. The Pratiharas were great warriors. They fought many battles with the Palas and Rashtrakutas. इसमें मिहिर भोज सबसे इम्पॉर्टेंट राजा थे जो का, और उसके अलावा बाकी प्रतिहारा एम्पायर के जो कोई अच्छे राजा इतने नहीं हो पाए, जिसके कारण कंटिन्यूस बैटल के कारण इनके फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए. हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्रतिहारास बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, यानी कि लड़ने में बहुत अच्छे सक्षम थे. एंड इन्होंने पालास के साथ और राष्ट्रकूतास के साथ कंटिन्यूस इनका वॉर चलते रहता था. मैंने बताया था ये आपस ही में, ये तीनों किंगडम आपस में ही लड़ते रहते थे. और आपको मैं बता दूं, ये तीनों किंगडम का आपसी लड़ने का कारण था कन्नौज, क्योंकि कन्नौज तीनों को चाहिए था. द प्रतिहारा किंग्स वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. किंग मीर भोज हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन स्कॉलर. क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बताई हूँ कि राजाज हमेशा पैट्रन करते थे. पैट्रन मतलब बढ़ावा देते थे आर्ट एंड लिटरेचर को, एंड खुद भी उस चीज़ को हमेशा, बहुत सारे राजा हैं जो खुद राइटर थे, स्कॉलर्स थे. तो उसमें से किंग मिहिर भोज भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे. स्कॉलर्स मीन्स ज्ञानी, विद्वान पुरुष थे. एंड रीजनल लैंग्वेज डेवलप at a faster rate under the Pratihara rule during this period. मराठी लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा दिया गया था, गुजराती लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा दिया गया था, बंगाली ऑल्सो, असमीज़ एंड उड़िया, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस को काफ़ी बढ़ावा देने के नाते यहाँ पे प्रतिहारा सपोर्ट कर रहे थे. ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे उस ज़माने के, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए गए थे, जैसे खजुराहो, कांचीपुरम, है ना, तंजावुर एंड भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, जो कि बहुत ही अच्छा स्पॉट माना जाता है. आज भी लोग भुवनेश्वर में पुरी, कोणार्क जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं. एंड ये एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने इतने अच्छे मैं उस इतनी अच्छी एरिया से बिलोंग करती हूँ. एंड पुरी, कोणार्क एंड बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारास. द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग. मिनिएचर बेटा बहुत बारीक काम. आप पुरी के मंदिर के सामने जाइए, वहाँ पे आपको पट्टचित्र जो बहुत बारीक काम किया है वो आपको देखने मिलेगा. मंदिर के ठीक सामने या बाहर में ऐसे कई आर्टिस्ट मिलेंगे जो पट्टचित्र करते हुए दिखाई देंगे. ये इस टाइप के मिनिएचर उस ज़माने का देन है. ये आता है ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल. ये ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल क्या होता है बेटा, कि मैं अभी आपको जस्ट बताई थी कि कन्नौज को लेकर तीनों के बीच में लड़ाई होती है. तीन पार्टी थी, इसलिए ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल बोलते हैं. इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्नौज वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया. हैंस द थ्री किंगडम्स the Rashtrakutas, the Palas and Pratiharas were continuously engaged in a struggle to protest Kannauj. The struggle for supremacy was known as tripartite struggle, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि कन्नौज तीनों को चाहिए था. कन्नौज पालास को चाहिए था, प्रतिहारास को चाहिए था, एंड द राष्ट्रकूतास को चाहिए था.
तो कनौज क्यों चाहिए था? कनौज को सुप्रीमेसी जिसके पास बोलते ना, जिसके पास लाठी उसकी भैंस, वैसे कनौज को एक बहुत सुप्रीम पावर माना जाता था। क्यों माना जाता था? कनौज जिसके पास रहता था बोलते थे वो राजा बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर पाएगा या उसकी बहुत अच्छी तरक्की होगी, राज्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता था। क्यों लाभदायक माना जाता था? कि यहाँ पे ऑक्यूपाइंग कनौज इन टर्न एज ऑलमोस्ट मोर द पावर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। हाँ, सबको एक एक बार मिला था, ठीक है, कनौज सबको एक एक बार मिला, बट द कंटिन्यूस बैटल वीकेंड देम फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द थ्री ग्रेट पावर्स। देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड टू स्मॉल किंगडम्स इन द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो ये जो कनौज इसलिए था क्योंकि कनौज में बहुत अच्छे गंगा किनारे था, बहुत अच्छी उपज हो पाती थी, अच्छा उसका ये था, उससे अच्छी फसल होती थी, तो एक तरह के इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छा था, इसीलिए लोगों को कनौज है। ऐसा माना जाता है कि कनौज एक बार सब राज्य को मिला था और लास्ट में इस कनौज की लड़ाई के चक्कर में इनके और डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन हो गए, वीकेंड्स हो गए, बैटल्स हो गए, आपस में ही लड़ते रहे। ये एक सबसे ड्रॉबैक है हमारे इंडिया में कि आपस में हम इतने उलझे रहे। इस पूरे चैप्टर में मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अभी आप देखिए नॉर्थ का मैंने आपको बताया, अभी और मैं आपको राजपूतास के बारे में बताऊँगी। इतने आपस में उलझे रहे एक दूसरे से लड़ने में, हर छोटी छोटी बातों में, कि हम पे कब फॉरेन लोग आकर हमारे ऊपर राज करने लगे हमारे देश को पता ही नहीं चला। और हम आपस में लड़ रहे थे, इसलिए लोगों को आराम से हमारे ऊपर जीत, बोलते ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग आपस में लड़ रहे थे, बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। तो बंदर जो हमारे फॉरेनर्स हैं, और अरब्स आए, टर्क्स आए, मोगल्स आए, इनने हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने तीनों पार्टी जो 3 किंगडम्स हैं वो आपस में लड़ने की मैंने आपको स्टोरी बताई। अब यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ और बढ़ती है। ये है राजपूत्स, जिनको आप हमेशा सुने होंगे। राजपूत्स बहुत ही बोलते जाते हैं, मतलब अपनी बहादुरी, वीरता के चर्चे हमेशा राजपूत्स एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, या जोधा अकबर आपने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की। उसके साथ साथ आपने वो जो दीपिका पादुकोण की जो मूवी है, जिसमें मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, दीपिका पादुकोण की मूवी में भी राजपूत के बारे में बहुत अच्छा शाहिद कपूर ने बोला। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजपूत बहुत ही शक्तिशाली थे, वॉरियर्स थे, उनको सक पाना बहुत नामुमकिन था, लेकिन फिर भी राजपूत आपस में ही लड़ते रहे। इस आपस में लड़े, इतने वॉरियर्स, इतने अच्छे योद्धा होने के बावजूद, वॉरियर्स होने के बावजूद वो आपस में लड़े, और हमारे लिए एक ईज़ी प्रे यानी कि बाहरी लोगों को हमारे इंडिया में आने का बहुत अच्छा मौका मिला। जब इंडिया में देखें ना, सब बंदर बाट की तरह लड़ रहे हैं, तो सब कोई बाहर से इंडिया लोग आए, यहाँ तक कि वो लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। Around 9th century CE, the whole of North India became a patchwork of small kingdoms। देखिए, वही मैं बोलना चाह रही हूँ, छोटे छोटे पैचवर्क बन गए। पैचवर्क यानी कि छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, जैसे राजपूतास, द पालास, द प्रतिहारास, है ना, हर जगह ये तो आपस में लड़ ही रहे थे, जिनका कोई अंत ही नहीं था। एंड 10th सेंचुरी के आसपास 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द मीडियावल। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या था? नॉर्थ इंडिया में केम द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ पे पहली बात देखिए, नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आई, यानी कि बाहरी लोग हमारे इंडिया में कांटेक्ट करने लगे। जब उन्होंने देखा कि आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ आराम से घुस सकते हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने अपना कब्जा शुरू कर दिया। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत्स हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर। राजपूत्स में आपस में बहुत लड़ रहे थे, आपस में इतना लड़ रहे थे कि वो सिर्फ एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते थे। मैं राजपूत बड़ा, वो बोलता है मैं राजपूत बड़ा, मैं तुमसे नहीं झुकूंगा, मैं तुमसे नहीं झुकाऊंगा। ये जो राजपूतों की जो एटीट्यूड था ना, जिसके कारण राजपूत्स के कारण इंडिया में बाहरी लोग अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फाइनली क्या हुआ?
कंटिन्यूस वॉर, मैंने अभी अभी आपको बताया, कंटिन्यूस वॉर के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काकर लोगों ने फ़ायदा किया, वही बंदर बाट वाली लड़ाई, दो बिल्लियों के बीच में बंदर का फ़ायदा। दिस वॉज द मेजर कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्दर्न इंडिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस बंदर बाट में, बंदर की दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा, यहीं से इन्वेंशन हुआ टर्किस को बहुत अच्छा मौका मिला इंडिया में अंदर घुसने का। द राजपूत प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिएवल पीरियड, दे वर फेमस इन देयर ब्रेवरी। मैंने आपको बताया कि राजपूत के बारे में शाहिद कपूर ने बहुत अच्छा बोला था, राजपूत के बहुत अच्छे डायलॉग्स बोले थे, मेरे को आज भी वो डायलॉग्स ऐसे ही याद हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे अभी बोल के सुनाओ तो आई एम नॉट दैट गुड। बस आप कभी मूवी देख लेना तो राजपूत्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ राजपूत्स, माना समझ में नहीं आया राजपूत आए कहाँ से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द वर्ड राजपूत मीन्स सन ऑफ राजा, है ना। बट एट द टाइम राजपूत डू नॉट बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज, उस ज़माने में राजपूत बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो फैमिलीज़ हैं ये ओरिजिन हुई थी जैसे सन या मून, जैसे जो सूर्य राजपूत में ज़्यादातर दो प्रकार के क्लैंस होते हैं, क्लैंस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एक क्लैन यानी कि जो कि समाज, है ना, समाज टाइप से, जैसे सूर्यवंशी सूर्य को फॉलो करने वाले लोग होते थे जो सूर्यवंशी कहलाते थे, चंद्र को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ बहुत अच्छा, हमारे जो कृष्ण हैं वो लोग चंद्रवंशी हैं, है ना, कृष्ण और कृष्ण का पूरा परिवार चंद्रवंशी है। और वही सूर्यवंशी हमारे राम का परिवार सूर्यवंशी है। उन्होंने राम परिवार जो है, राम लक्ष्मण, इनका जो परिवार होता है वो सूर्यवंशी है। तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के पीछे हमारी ये राजपूताना फैमिली मानी जाती है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट The Rajputs were the descendants of the foreign tribes who had settled in India. कुछ फॉरेनर लोग आए थे, इंडिया में आके रहने लग गए और ये बाद में अपने आप को राजपूत बोलने लग गए। They believe that the clans of Rajputs were born from the fire altars. कुछ लोग ऐसा माना कि ये फायर के वंशज हैं, फायर से भी उनका वंश चालू होता है। Hence they were known as अग्निकुल, मतलब अग्निकुल के भी माने जाते हैं, मतलब इसका थर्ड, जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अलावा अग्निकुल के भी माने जाते हैं। और ऐसा है कि इन लोग अपने आप को टाइटल दे रहे थे परामर्श मालवा के, प्रतिहारास राजस्थान गुजरात के, चौहान्स अजमेर में, है ना, एंड चालुक्यास गुजरात में। ये 36 ऐसे क्लान्स थे जो राजपूत कहलाते थे और आपस में लड़ते रहते थे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें आता है चौहान डायनेस्टी एन्जॉय अ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ प्रेस्टीज अमॉन्ग ऑल द राजपूत क्लैंस। द चौहान्स किंग वे रूल्ड ओवर गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। चौहान किंगडम जो था, चौहान डायनेस्टी, ये पृथ्वीराज डायनेस्टी का वंशज माना जाता है। पृथ्वीराज उन्हीं के एक डायनेस्टी के मेन राजा हैं, जो कि आपको मालूम ही होगा पृथ्वीराज इंडिया में बहुत बड़े एक राजा माने जाते हैं। एंड यहाँ पे पृथ्वीराज जब तक थे, बोला जाता है कि मुग़लों को या फिर फॉरेनर्स को काफ़ी रोक पाए। और इनकी जो वीर गाथा है वो बोलते हैं घास की रोटी खाकर इन्होंने युद्ध लड़ा, काफ़ी बड़ा युद्ध लड़ा। तो ऐसा महान राजा थे हमारे राजपूत पृथ्वीराज। एंड ही मेड द many conquest and he also checked the advances made by मोहम्मद गौरी ऑफ गौर। तो मोहम्मद गौरी जब इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको रोकने में काफ़ी बड़ी योगदान दी, क्योंकि पृथ्वीराज एक महान वीर योद्धा थे और उनकी वीरता के चर्चे तो आज भी आपको पृथ्वीराज रासों में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी वीरताएं कहानी हैं जो कि भटिंडा वाले एरिया में उस वक्त हमारे मोहम्मद गौरी को रोक रहे थे। इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अ हीरो
टू मेनी फोक्स ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी बताया कि पृथ्वीराज की कहानियाँ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है चांद बदराई ने अपनी एक पोएम जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक बहुत बड़ी महान काव्य माना जाता है। अभी यहाँ पे जयचंद की और पृथ्वीराज के जो स्वयंवर की जो कहानी है, जिसमें जयचंद की बेटी, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ बेटा। यहाँ पे एक ये है कि जयचंद नाम का एक राजा था, राजा कन्नौज का, और उसने एक स्वयंवर किया था अपनी बेटी संयुक्ता के लिए। और संयुक्ता जो थी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, और जयचंद नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान से उसकी शादी हो, तो उसने एक स्वयंवर रचाया था जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को उसने एक गार्ड का मूर्ति बना के बाहर में खड़ा कर दिया था, अपने राजमहल के बाहर। तो जब सब राजा लोग वहाँ बैठे थे और सबके राजाओं के गले में हार न डालकर उनकी बेटी ने पृथ्वीराज चौहान के जो गेट कीपर जो बना के पुतला बना के उन्होंने जो रखा था, उसी के वहाँ पे जाके उसने वरमाला पहनाई और ठीक बाहर निकल गई। बाहर निकल के वो पहले से प्लानिंग किया हुआ था बेटा, तो वो संयुक्ता के साथ वो भाग के शादी कर ली। यहीं से जयचंद चिढ़ गया पृथ्वीराज से, और जयचंद चिढ़ गया और पृथ्वीराज को अपना दामाद मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसने मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया और उसने पृथ्वीराज चौहान को मारने की साजिश की। ये आगे आपको पढ़ने को लिए मिलेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है आई सपोज। द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी एंड constant enlightening created डिसयूनिटी एंड एनिमिटी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कांस्टेंट इस तरह की जो लड़ाइयाँ, कंटिन्यूस वॉर था राजपूत के बीच में इंडिया में, तो ये बहुत अच्छा अट्रैक्ट, इस तरह पहली बार टर्क्स आए, अफ़गान्स आए, अरब्स आए हमारे इंडिया में, और रास्ता मिल गया हमारे इंडिया में मुस्लिम्स का अंदर घुसने का। तो इस तरह से मुस्लिम्स हमारे इंडिया में अंदर घुसे, और ये एक राजा की देन नहीं थी बेटा, पूरे इंडिया में छोटे छोटे पैचेस जो बोलते हैं ना, पैचेस ऑफ किंगडम ने देन दी है हमारे इंडिया में। जो सोने की चिड़िया थी, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था, और ये सोने की चिड़िया हमारे इंडिया को इतना बढ़िया ये करी कि पूछिए मत। अब आता है गवर्नेंस। ये उस ज़माने में गवर्नेंस कैसा था, बहुत द किंग्स वेर पावरफुल, ज़्यादातर राजा ही पावरफुल होते हैं, और उनके डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो प्रोविंसेस के तौर में, जैसे अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना, वैसा उसी तरह प्रोविंसेस बने थे। और राजा अपनी मिलिट्री को भी संभालता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालता था, और राजा स्ट्रॉन्ग आर्मी रखता था क्योंकि उस वक्त लड़ाई में बहुत पैसा खर्च होता था, और राजा ही अपनी चलाता था। इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था। इकोनॉमी यानी कि पैसे कहाँ से आते थे, लोग व्यापार करते थे आपस में, लड़ाई के साथ साथ लोगों के बीच में व्यापार था। डिफरेंट सोशल क्लासेस थे, रॉयल फैमिली क्लासेस यानी कि बेटा अपर क्लास, लोअर क्लास, इस टाइप के बहुत थे। और रॉयल फैमिली में जो मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैसे क्लासेस थे। और ट्रेडर्स, बहुत अच्छा ट्रेडर्स व्यापार करने में लगे थे, तभी तो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, और लोगों को, बाहरी लोगों को इंडिया की तरफ आकर्षण हुआ। एंड द पीपल बिलीव्ड इन द विलेजेस वेर पुअर, द टेम्पल्स वेर द सेंटर्स ऑफ रिचेस एंड हैंस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ इतना पैसा था, इतनी अच्छी हम लोगों के व्यापार थे कि हम लोगों ने भगवान के प्रति, आज भी आप देखिए इंडिया में सोने की चीज़ें, लोग बहुत सोने की चीज़ें चढ़ाते हैं, मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं। तो उस ज़माने में मंदिर भी सोने के काफ़ी होते थे, तो खूब सोना मिलता था मंदिरों में, जिसको लूटने के इरादे से काफ़ी अंग्रेज, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी एंड तैमूर और मंगोल्स, चंगेज़ खान जैसे लोग आए और इंडिया को लूट गए। फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम यानी कि ठाकुर, राय, ज़मींदार, ये सब बहुत मानते थे, लोगों को बीच में ये बहुत होता था। एंड एम्पायर्स के बीच में यही कलेक्शन करते थे, और ये अपनी चलाते थे और किसी की सुनते नहीं थे, और पावरफुल थे और इंडिपेंडेंट तरह काम करते थे। राजा तो युद्ध करने में लगा रहता था, और ये लोगों ने अपनी जो
रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन करके राजा को जो देते थे वही होता था। इस तरह से एम्पायर्स फ्यूडल हाउस में ज़्यादा काम करता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती थी। सोसाइटी बहुत रिजिड थी, रिजिड यानी कि आप चेंजेस नहीं कर पाते थे। ब्राह्मण्स हमेशा हाई पोस्ट पे रहते थे एंड लग्जरी लोगों को बहुत पसंद था। लैंड और कल्टीवेशन पे थे, राजा को टैक्सेस देना पड़ता था क्योंकि राजा कंटिन्यूस युद्ध करता था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, भेदभाव बहुत थी, जात पात बहुत माना जाता था। कंडीशन ऑफ वुमेन बहुत बुरा था, लोगों के औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था एंड दे डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, पढ़ना नहीं था। सती प्रथा बहुत मानी जाती थी। चाइल्ड एंड पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज होता था, बचपन से लड़कियों की शादी कर देती थी, वो भी बड़े बड़े लोगों के साथ या काफ़ी एजेड लोगों के साथ। पॉलीगैमी मतलब एक राजा या एक आदमी बहुत सारी पत्नी रख सकता था। ऐसी हालत थी, औरतों की इज्जत नहीं थी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राजाओं के बीच में, है ना। और क्या हुआ कि ये ऐसी सोसाइटी के कारण बहुत दिक्कत आती। अच्छा, ये सती प्रथा क्या है और कन्नौज की जो स्टोरी है, मैं उसके लिए आप लोगों को वीडियो भेज दूँगी। देन कम्स टू रिलीजन, भगवान को बहुत मानते थे, लॉर्ड विष्णु, शिवा, ये सब माना जाता था एंड काली, दुर्गा, लक्ष्मी की पूजा करते थे। राजपूत ये सब बहुत मानते थे। ब्राह्मण्स को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते थे ताकि वो उनकी पूजा पाठ में हेल्प करते थे इसीलिए, और उनको लगता था ब्राह्मण्स को देने से बहुत तरक्की होती है। हिंदुज़म बड़ा पॉपुलर हुआ था, बुद्धिज़्म थोड़ा इस वक्त कम हो गया था। हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी में मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन द साउथ ईस्ट एशिया विद द टर्क्स अटैक मोनेस्ट्री एट नालंदा यूनिवर्सिटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और काफ़ी अटैक करके वहाँ से जो कुछ उनको मिल पाया वो लोग ले गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड भक्ति सेंट्स यानी कि बेटा मीरा जो थी उस वक्त बड़ी फेमस हो गई थी। हमारे चैतन्य महाप्रभु जैसे महान लोगों का बड़ा उस ज़माने में, क्योंकि बेटा बहुत जात पात माने जाते थे, तो ऐसे वक्त में इन लोगों का काफ़ी प्रीचिंग्स चलती थी। लोगों को वो समझाने की कोशिश करते थे कि भगवान एक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन मत करो एंड कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लोगों की जो छोटी सोच थी उनके ऊपर उठना चाहिए, ऐसा बहुत समझाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस ज़माने में वो लोग इतना कर नहीं पाए, मतलब वो लोगों ने कोशिश की पर हो नहीं पाया। एजुकेशन सिस्टम बेटा मैंने पहले बता दिया था कि लोगों का जो माइंड था वो सुपरस्टिशियस है, नैरो माइंडेड थे। पढ़ाई पे सिर्फ हाई क्लास लोगों का दबदबा था और औरतों का पढ़ना अलाउ नहीं था। नालंदा यूनिवर्सिटी लोग पढ़ने जाते थे। विक्रमशील एक और यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते थे एंड स्टडी ऑफ फिलोसफी, रिलीजियन एंड एनकरेजमेंट बट्स लाइक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस को भी पढ़ा जाता था। हालांकि इतना इग्नोर भी करते थे, इतना नहीं पढ़ते थे। रिलीजन लैंग्वेज लाइक मराठी, गुजराती, इन सबको बहुत बढ़ावा मिला था। भक्ति सेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे भजन वगैरह गा के लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि भेदभाव मत करो, लोगों के बीच में एकता लाओ, सब इंसान एक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट द संस्कृत एन्जॉयड द प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, संस्कृत बहुत चलता था। पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज भी उस ज़माने में बहुत सारी बुक्स लिखी जाती थी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के अलावा। उसके बाद आता है बेटा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए थे राजाओं के द्वारा, जैसे मुरल्स फॉर्म्स इन पैलेसेस, क्लेव्स एंड टेम्पल्स। जैन मॉन्क्स के लिए भी बहुत सारी मोनेस्ट्री बनाई गई थी और ऐसे काफ़ी कुछ कोशिश किए गए थे कि टेम्पल्स में डेटीज़ वगैरह जो पूजा करते हैं उन सब का मिनिएचर मॉन्क्स देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया गया। और बुक्स है, लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा लिंगराज मंदिर है, आप जाएंगे तो आज भी आपको देखने मिलेगा। मुटुकेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर है। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ये देखिए ये लिंगराज मंदिर की फ़ोटो है। मैं भुवनेश्वर से हूँ तो बेटा मैं बचपन से यहाँ जाके देख के आई हूँ। सन टेम्पल, कोणार्क, अभी मैंने आपको बताया था कोणार्क का सन टेम्पल बहुत फेमस है। आर्किटेक्चर वहाँ पे इतनी बारीक काम किया गया है जिसको देखकर आपको हैरानी होगी कि उस ज़माने में इतने बड़े बड़े महान टेम्पल बनाए गए थे। ट्रेड बहुत अच्छा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रेड के कारण हमारे इंडिया बहुत अच्छा गोल्ड वोल्ड कर पाया एंड साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड थे और बाहरी लोगों के साथ हमारे अच्छे कांटेक्ट थे।
और पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टैक्ट के कारण धीरे धीरे लोग हमारे इंडिया में ट्रेड के बहाने मुगल्स भी आए एंड अफ़गान्स भी आए, टर्क्स भी आए। इन लोगों ने हमारे इंडिया में कब्जा कर लिया क्योंकि इंडिया में बहुत पैसा बहुत माना गया था और उनको उस वक्त सबसे सही समय लगा था जब वो लोग आपस में इंडिया के लोग लड़ रहे थे। तब इन लोगों को ऐसा लगा कि ये सही समय है, इस बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा होना चाहिए। तो यहीं से ये इंडिया में ऐसे लोग अफ़गान्स, टर्क्स एंड मुगल्स आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि धीरे धीरे वो लोग अंदर आ गए और इंडिया पे कब्जा कर लिया। सबसे दुख की बात है कि इंडिया तब भी लड़ते लड़ते हमारे पे कब्जा कर लिए और हम आपसी सती प्रथा, आपसी लड़ाई, जात पात प्रथा, औरतों के बे अत्याचार, इन सब में ही लगे रहे। और हमारी इंडिया पे कब फॉरेनर आए, हम पे राज करने लगे, लूट के ले गए, हमारी औरतों को लूट के ले गए, हमें पता ही नहीं चला। दुखद बात है कि आज बेटा हम आपको ये सब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि जो गलतियाँ उन लोगों ने की वो हमको नहीं करना है। अभी हमारे इंडिया में आपस में लड़ने के बजाय यूनिटी के साथ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहें और हम आपस में लड़ने के बजाय इंडिया को आगे पहुंचाएं। यही इंडिया का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। यही मकसद के साथ जय हिंद, जय भारत।